भारत में ब्रिक्स का वज़राए ख़ारजा इजलास मुश्तरका बयान जारी बगैर ही ख़त्म हो गया है। BBC के मुताबिक ईरान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान इख्तिलाफ़ राय की वजह से मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी नहीं हो सका। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान समेत 11 ममालिक शामिल हैं। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स अमरीका और इसराइल की मजम्मत करे, लेकिन मुत्तहदा अरब इमारात समेत बाज़ अरकान ने इख्तलाफ किया है, जिसकी वजह से भारत महज चेयरमैन का बयान जारी करके इजलास ख़त्म करने पर मजबूर हो गया। जहां एक तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास जारी था, वहां दूसरी तरफ मोदी 2 घंटे के मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचे थे, जहां उन्होंने इमारात पर हमलों की मजम्मत की है, अबनाए हुर्मुज़ की आज़ादी को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है और भारत ने यह दावा भी किया है कि UAE ने हिंदुस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने का अहद किया है। भारत के दोगले रवैये को देखकर अब्बास इराक़ची ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भारत फैसला कर ले कि वो ईरान से कैसे ताल्लुकात चाहता है। नाज़रीन, खित्ते में ही दूसरा अहम तरीन मामला 9 साल बाद अमरीकी सदर का दौरा चीन का था, लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इस दौरे से हासिल हुआ क्या है। 2 रोज़ा दौरे के बाद कोई मुश्तरका एलामिया सामने क्यों नहीं आ सका। एलन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन शख्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक टिम कुक, एप्पल के CEO समेत अमेरिका की 10 बड़ी कंपनीज के CEO ट्रंप के साथ गए थे चीन, लेकिन एक भी बड़ा तजारती मुआहदा, इसका मुश्तरका ऐलान नहीं हुआ। ट्रंप ने खुद बताया चीन के साथ टैरिफ पर कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता ट्रंप ये दावा ज़रूर करते रहे कि चीन ने अमेरिका से तेल, अरबों डॉलर्स की सोयाबीन और 200 बोइंग तैयारे खरीदने का वादा किया है। इसके बरक्स चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमेरिका से टैरिफ में कमी के फ्रेमवर्क के तहत तिजारत पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात पर चीन की टीम्स काम कर रही हैं। साथ ही चीन ने ईरान और अमेरिका को मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर देते हुए अबनाए हुर्मुज़ जल्द खोलने का मुतालबा भी किया है, जिसे चीन की जानिब से अहम समझा जा रहा है। सदर ट्रंप के तारीखी दौरे में नाज़रीन ईरान जंग का मामला हावी रहा है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करे। चीन अब ईरान को अस्करी साजो सामान भी नहीं देगा, लेकिन अमरीकी सदर चीन से जाते हुए ईरान के साथ मुआहदे के लिए रजामंद होने का ऐलान भी कर गए। नाज़रीन, ट्रंप ने सितंबर में चीनी सदर को अमेरिका के दौरे की दावत भी दी है, जिसे चीन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ईरान के अलावा दूसरा अहम मामला इस दौरे में ताइवान का नजर आया। मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी सदर शी ने बराह रास्त मुज़ाकरात में अमरीकी सदर को खबरदार किया है कि अगर ताइवान के मामले पर इख्तिलाफात को दुरुस्त तरीके से न टैकल किया गया तो फिर ये दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के टकराव और मुमकिन तनाज़ात की तरफ धकेल सकती हैं 2 बड़ी ताकतों को। सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ताइवान के मामले पर चीन से बात हुई है, लेकिन कोई वादा नहीं किया गया। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने अभी तक ताइवान को $14 अरब का असलहा फराहम करने के पैकेज की मंजूरी नहीं दी है और हो सकता है कि वो दे भी नहीं। इसी तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ माहिर हैं आलमी उमूर की आयशा तंजीम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। खुर्रम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा अगर आयशा तंजीम साहिबा से मैं इस वक्त अमरीका का जो दौरा है उसके आगाज़ में बात इनसे कर सकूँ और फिर आपकी तरफ आऊँ। तंजीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अमरीकी सदर का ये दौरा हुआ, वापस आ गए। ज़ाहिर कोई बड़ा मुआहदा या कोई बड़ी डील या कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ सकी हमारे, चाहे टैरिफ का मामला देख लीजिए, चाहे ताइवान का मामला देख लीजिए, चाहे अबनाए हुर्मुज़ का मामला देख लीजिए और फिर ईरान जंग का मामला देख लीजिए। अमेरिका के इस दौरे को चीन के किस तरह से देखा जा रहा है? देखें, अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात थे वो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा कशीदा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले जो उनमें टैरिफ वॉर शुरू हो गई थी, जिसमें एक वक्त में अमेरिका ने चीन पर कोई 150 के करीब 145% के करीब टैरिफ लगा दिए थे। चीन ने उसके जवाब में बहुत सारे इक़दाम किए थे। तो ये दौरा शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ी बात, और जो दोनों की प्रायोरिटीज़ भी हैं दोनों ममालिक की, वो बहुत मुख्तलिफ
मुख्तलिफ थी। चीन की प्रायोरिटी ताइवान है, अमेरिका की प्रायोरिटी इस वक्त ईरान है, और रेयर अर्थ मिनरल्स और मुख्तलिफ चीज़ें। सो ये जो दौरा था, इसके शुरू होने से पहले ही माहिरीन ये देखना चाह रहे थे कि दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं जब वो आपस में मिलेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, क्या वो इन तनाज़ात का जिक्र करेंगे, पब्लिक में करेंगे। हमने ये देखा कि जब दोनों बाकायदा इनके जो भी आपस में मामलात हैं या तनाज़ात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और आपने सही कहा कि कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आया, लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना या फ्रेंडली थी। उन्होंने अवाम के सामने जो अल्फाज एक दूसरे के लिए यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। स्टेट बैंक्वेट उनको बहुत बड़ा दिया गया। उनको जिस तरह से सदर ट्रंप ने बहुत पहले मारा लागो बुलाया था, तो उसके जवाब में सदर शी जिनपिंग उनको ख़ास उस जगह लेके गए। उन्होंने कहा कि ये आपकी मेहमान नवाजी का बदला है, और सदर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग को अमेरिका में व्हाइट हाउस आने की दावत दी। तो देखा यह जा रहा है कि ये शायद एक रीसेट था अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात का, जो कि कशीदा हो रहे थे, तो उनको रीसेट किया गया है इस दौरे के जरिए। जी बिल्कुल ठीक। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये फरमाइए कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है अमन के लिए, और अगर चाइना का किरदार देखें तो चाइना भी मुस्तकिल जंगबंदी भी चाहता है, अपना हॉर्मुज़ को खुला देखना चाहता है। अब आज जो हम सिचुएशन देखते हैं, आज जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, आज ट्रंप साहब ने कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान, वो नहीं चाहते थे कि सीज़ फायर हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को फेवर दिया गया, या पाकिस्तान ने जब रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को माना गया। इसी तरह से ईरान को भी हम देखते हैं, वो भी इसी तरह से तारीफें करता है। लेकिन ये जो दोनों ममालिक हैं, यानी अमेरिका और ईरान, ये एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आप चूंकि सर वजीर खारजा भी रहे हैं, आप क्या देखते हैं किस तरह से इस सारे मामले का हल निकलेगा सर? तैयार तो दोनों फरीक 47 सालों से नहीं है, जब से ईरान में इनकलाब आया और एक गहरी बदएतमादी जो है दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हुई, जो आज तक जारी है। उसमें इसराइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त। लेकिन जो अहम आई थिंक हकीकत है वो ये है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और वो ईरान को गिरा नहीं सके जो इनकी तवक्को थी। ना उसकी हुकूमत को गिरा सके वो, अगरचे उन्होंने जो है आपको मालूम है कि अली खामनाई को शहीद किया, लेकिन ईरान की हुकूमत जो है अपनी जगह पर मौजूद रही है। ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जो मिसाइल की सलाहियत है उसको भी महफूज रखा है, और अपनी जो बहरी सलाहियत है, अगर उनके पास कोई बहरी बेड़ा नहीं है अमेरिका के मुकाबले का, उसे भी कायम रखा है। तो लिहाजा वो अब ईरान ये समझता है कि 27 फरवरी जब ये जंग शुरू हुई उस दिन तक उसके पास एक हथियार नहीं था जिसे कहते थे आबनाए होर्मुज़, क्योंकि उस दिन तक खुली थी जब तक अमेरिका ने हमला नहीं किया था। इस जंग के दौरान ईरान और सब ने ये दरियाफ्त किया है कि ईरान के पास ये कितना बड़ा हथियार है। अब ईरान जो है उस सर जो मैंने आपसे सवाल किया, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ खुरम साहब, इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल और भी ऐड कर लीजिए। एक तरफ हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका तस्करा कर रहे हैं, लेकिन हालिया दौरे में चीन और अमेरिका, वहां पर भी हमें ट्रस्ट डेफिसिट तो नजर आया। म्यूचुअल बिहेव दोनों की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो इस तरह का था कि जो अमेरिकी वफ्द था, जो डेलीगेशन था, वो अपना फोन चाइना में चार्ज नहीं कर रहा था। सुनने में ये भी आया कि वाईफाई को इस्तेमाल नहीं किया गया। सुनने में ये भी आया कि जो तहाइफ दिए गए उनको, उस डेलीगेशन को, वो वहीं छोड़कर वापस गए। तो ये भी तो एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जो नजर आया। जी, ये ट्रस्ट डेफिसिट से ज्यादा अमेरिका को अपनी हालिया तारीख में, हम कह सकते हैं कि दूसरी जंग अजीम 1945 में खत्म हुई, उसके बाद से अब तक पहली दफा एक ऐसे दुश्मन का सामना है, या ऐसे हरीफ को दुश्मन ही कहेंगे, हरीफ का सामना है जो टेक्नोलॉजी में उसके तकरीबन बराबर आ चुका है। और ये ऐसी सिचुएशन है जो अमेरिका ने इतने सालों में कभी इसका सामना नहीं किया, कि हर जो टेक्नोलॉजी जिसका आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो ऑटोनोमस वेपन्स हैं, चाहे वो हर जो लेटेस्ट वेपन है, और जो इंटीग्रेशन है,
जिसका एक मुजाहरा पाकिस्तान ने भी मार्का हक के दौरान किया। तो अब वो जबकि उनको अंग्रेजी में कहते हैं पीयर कंपैरेटर, पहली दफा एक पीयर कंपैरेटर का सामना है, तो अमेरिकी जो वफद है उसका बिहेवियर जो था वो हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रेजुडिस का था, कि उनका ये ख्याल था कि उनकी, यानी उन्होंने यहां तक कहा कि अपने मोबाइल फोन चार्ज ना करें चाइनीज उनसे, कि कहीं वो डेटा जो है वो अंदर से हैक ना हो जाए। तो लिहाजा वो उनको ये सामना है, और ये बात भी वाज़ेह है कि सदर ट्रंप जो है वो कमजोर हालत में चाइना गए, जो उनका एक सबसे बड़ा हथियार था पिछले साल, जो उन्होंने इस्तेमाल भी किया, जैसे कहते थे टैरिफ, कि जी उन्होंने कहा जी मेरा दिल है मैं 80% लगा दूंगा, सुबह उठूंगा तो मैं 110% कर दूंगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के पर वहां से काट दी है। तो लिहाजा वो सदर ट्रंप जो है अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं लगा सकते, जो उनके ख्याल में सबसे बड़ा मौशी हथियार था। तो लिहाजा थोड़ा सा डिस्कशन को जब चाइना जो है वो बराह रास्त ईरान अमेरिका तनाज़े में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आयशा साहिबा ये फरमाइए, जंग रुके अमन आए, इसी में सबकी भलाई है। पाकिस्तान तो अपना एक फ्रंट फुट किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो नहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन एक वाहिद शख्सियत है, शख्स है जो इस सारे मामले को भी किसी तरह से स्पॉइल करना चाहता है, और वो चाहता है क्योंकि उसके फेवर में जाती है जंग। अब नेतन्याहू, चाहे करप्शन केसेस की बात हो, चाहे 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी की नाकामी हो, तो अगर जंग रुकती है तो नेतन्याहू का बड़ा नुकसान है। अभी हाल ही में उसी के दफ्तर से ये दावा किया गया कि नेतन्याहू ने इमारात का खुफिया दौरा किया, इमारात ने फौरी उसकी तरदीद की, ईरान ने भी इसका बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। यानी नेतन्याहू कोई ना कोई किरदार अदा करके किसी ना किसी तरह से धूल उड़ाकर ये चाहता है कि जो जंग का माहौल बना हुआ है ये जारी और सारी रहे। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इज़राइल इस वक्त यही चाहता है कि ये जंग जारी रहे, क्योंकि इज़राइल के इंटरेस्ट में ये है, वो ये समझते हैं यहाँ पे जो अमेरिका में भी माहिरीन है कुछ ने ये कहा है कि यहाँ पे अमेरिका और इज़राइल का भी इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे खित्ते में एक इस्तेहकाम चाहता है, एक ये नहीं चाहता कि खित्ते में जंग हो और बाकी सारे मुल्क भी उसमें शामिल हो जाएं, जबकि इज़राइल ये चाहता है, क्योंकि इज़राइल ने हमेशा मिडल ईस्ट में ईरान ही को सिर्फ अपना सही दुश्मन समझा है, और वो बिल्कुल इस वक्त ईरान को गिराना चाहता है और चाहता है कि बिल्कुल वो उसकी ताकत ख़त्म हो जाए। तो अगर ये जंग बंदी होती है तो शायद ये इज़राइल के मफाद में नहीं, या कम से कम बीबी नेतन्याहू का ये ख्याल है कि उसके मफाद उनके मफाद में नहीं होगी। और जैसा कि आपने बताया कि उनके खिलाफ उनके अपने मुल्क में भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब इस वक्त इज़राइल की खारजा पॉलिसी और बीबी नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल एक तरह से आपस में मिक्स हो गया है, और उसको अलग करके देखना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या चीज़ वो कौमी सलामती में कर रहे हैं और क्या चीज अपने। और आयशा साहिबा, नेतन्याहू के किरदार को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मीडिया है इंटरनेशनल, वो जिस तरह से अब प्लांटेड स्टोरीज आ रही हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो पाकिस्तान का किरदार है वो पाकिस्तान को भी मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़ेह है इस सारे मामले में। खुर्रम साहब ये फरमाइए सर, ब्रिक्स का जो इजलास ईरान हुआ उसमें ईरान ने अमेरिका और इजराइल की मजम्मत का मुतालबा किया, लेकिन यूएई के किरदार को हमने देखा कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, और इसी दौरान में मोदी साहब भी वहाँ जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, $5 अरब इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर देते हैं। पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है ब्रिक्स वाले सारे मामले को? जी, ब्रिक्स अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा अपनी मौजूदा हालत में, क्योंकि उसके अंदर जो एक आई का लफ्ज है इंडिया, उसके ऊपर एक चॉइस है कि क्या वो अमेरिका के साथ रह के तो अपनी जो अभी तक इंडिकेशन है कि वो अलायंस अपनी कायम रखेगा। अगर वो अमेरिका के साथ एलाइड रहता है तो फिर ब्रिक्स में से आई निकल जाएगा, फिर बाकी शायद रह जाएं, लेकिन आई के साथ ब्रिक्स नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका ने भी पिछले साल, जो आई थिंक हम कह सकते हैं कि जितना ये पाकिस्तान के लिए मौजज़ाती साल था उतना ही भयानक साल था हिंदुस्तानी सफारतकारी के लिए। तो वहां अमेरिका ने उनको एक फोर्स किया है सदर ट्रंप ने कि भी आप चूज करें कि आप किसके साथ हैं। तो ब्रिक्स तो असल में बनाया गया था अमेरिका के मुतबादिल कोई मौशी सिस्टम बनाने के लिए,
और जो नई उभरती हुई मुशीयतें हैं। अब जबकि हिंदुस्तान ने ये फैसला किया है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के साथ रहना है, तो फिर उनको वो जो एक चाहे ब्राजील है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे चाइना इसके अंदर शामिल है ब्रिक्स में, तो लिहाजा वो सारे ममालिक जो हैं जो थोड़ी ज्यादा अमेरिका की मजामत कर रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें नहीं रह सकता। तो लिहाजा ये अब आखिरी दिन है ब्रिक्स के हवाले से, तो आप बता रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? एक बात कह रहा हूँ कि वो जो आई जो है ब्रिक्स का, वो अब इंडिया की बजाय गालिबन ईरान होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुआहदे की बात हो रही है, डिफेंस पैक्ट हो रहा है, फिर तिजारती रूट्स हो रहे हैं, फिर $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो रहा है, भारत और यूएई का जिस तरह का नया एक ताल्लुक डेवलप हो रहा है या कह रहे हैं मजीद मजबूत हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए किसी किस्म के कोई मसले की बात नहीं है? ये पाकिस्तान के बड़े गहरे मुआशी मफादात हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लाखों पाकिस्तानी, एस्टिमेट गालिबन 16 लाख पाकिस्तानियों का है, लेकिन कमी बेशी हो सकती है कि वो वहाँ इस वक्त रोजगार के लिए मुकीम है। अभी पिछले महीने के नंबर्स भी आए कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारात से भी जो पाकिस्तानियों की तरसीलात हैं वो कायम रही हैं, उनमें इजाफा ही हो रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ये जानते बूझते हुए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने आप को इसराइल के साथ अलाइन किया और हिंदुस्तान ने फिर उसके साथ अलाइन किया है, हमें अपने ताल्लुकात जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ठीक रखने हैं, दुरुस्त रखने हैं। असल जो आई थिंक परेशानी है वो तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को है, जिसके अंदर अभी एक बहुत बड़ी दरार आ गई। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये भी फरमा दीजिए कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग इसने पूरे खत्ते को डेफिनेटली मुतासर किया है। हमारे यहाँ पेट्रोल 400 से ऊपर जा चुका है, इंडिया में अब जाकर पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है। इस पर भी उनको अपनी आवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है कि 4 साल के बाद अगर 3 रुपए बढ़ाए गए। हमारे पास तो माशाल्लाह हर जुम्मे सरप्राइज मिलता है आवाम को। खुर्रम साहब नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत देर जो अब देखिए ना, अमेरिका के साथ अलायंस की बात हुई कि अमेरिका के साथ वो एलाइड है, उसका उन्होंने क्या फायदा उठाया है कि उन्होंने साल ईरान से सस्ता तेल लेके ना सिर्फ अपने डोमेस्टिकली इस्तेमाल किया बल्कि अपनी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया सस्ते तेल। आज भी, और ये खबर आज भी चल रही थी, आज भी अमेरिका ने उनको ये इस्तिस्ना दिया है, गालिबन किसी और मुल्क को नहीं दिया, कि वो रशिया से सस्ता तेल ले सकते हैं। तो उनके पास साल से दूसरे यानी पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमेशा बैनुल-अक़वामी कीमतों पर तेल खरीदता है, हिंदुस्तान बेनिफिशियरी रहा है ईरान और रशिया से सस्ता तेल लेने का। अब आहिस्ता आहिस्ता सर मेरे पास सेगमेंट का टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है खुर्रम साहब, लेकिन क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बात की है तो इसलिए सवाल करना जरूर बनता है यहाँ पे कि जब अमेरिका के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो वो ईरान से भी तेल ले लेता है। अब तो माशाल्लाह हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम ये वाली अपॉर्चुनिटी अवेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम जो है ये जंग बंदी होगी, पाकिस्तान के जरिए से होगी और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान ईरान से तेल भी लेगा और वो बहुत देर से जो गैस हम लेना चाहते हैं वो भी लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, जो आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम के हक में जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आयशा तंजीम साहब आपका बेहद शुक्रिया।